Jaipur Gharana. The Jaipur Athroli Gharana, also known as Jaipur Gharana, Athroli Jaipur Gharana and Allah Dia Khani Gaiki is a Hindustani music apprenticeship fraternity founded by Ustad Allah Dia Khan in the late 19th century, evolved from Dhrupad tradition but known for Khayal. This Gharana is known for producing acclaimed musicians. The Jaipur Athroli Gharana emerged from Allah Dia Khan's family, which originated from Athroli near Aligarh and migrated to Jaipur. This Gharana mainly evolved from Dagar Bani of Dhrupad. However, it also absorbed finer essence of Gauhar Bani and Khandar Bani. Consequently, this Gharana developed a reputation for its distinctive vocal aesthetics, raga repertoire, and technical aptitude. Most gharanas apply notes in simple succession in alap and taan, whereas in Jaipur Gaiki, notes are applied in an oblique manner with filigree, involving immediately neighboring notes. और आज जिस घराने के बारे में हम बात करेंगे आपसे वो है जयपुर घराना, जिसे आज हम सभी जानते हैं जयपुर अथरौली घराना के नाम से। तो आज उस घराने के एक अग्रणी कलाकार हमारे साथ हैं जिनका नाम है पंडित रघुनंदन पणशीकर। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस घराना कार्यक्रम में। हम आपसे जानेंगे आपके घराने के बारे में जी। तो आप अपने जयपुर और जयपुर अथरौली घराने के बारे में हमें कुछ बताएं जी। पहले तो ये घराना जो है इसके संस्थापक गायन महर्षि मरहूम अल्लाह दिया खां साहब, इन्होंने इसका निर्माण किया है। इन्हीं के नाम से ये जाना जाता है और उनको गायन महर्षि बोला जाता है। जैसे हम गायनाचे गौरी शंकर करके मराठी में बोलते हैं कि जो एवरेस्ट है उसका जो ऊंचाई वाला शिखर है वो ही अल्लाह दिया खां साहब है। ऐसे उस ज़माने में बैरिस्टर जयकर करके थे, उन्होंने ये नाम उनको दिया था। बहुत प्यार से, बहुत इज्जत से उन्होंने नाम दिया था। तो अल्लाह दिया खां साहब जो जिनका हम जयपुर घराने के जो नियम है या उन्होंने जो बनाए हैं उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। आपके घराने की जो ख़ास विशेषताएं हैं, जो ख़ास स्टाइल है जो और कहीं हमें देखने को नहीं मिलता है, आलाप का शैली, उसमें बहुत सारे काम आप दिखाते हैं, तो वो आप बताएं। जी जी। तो सबसे जो खासियत जो है उसमें से अहम है आकार से गाना। जो आमतौर पर आलाप जब हम करते हैं तब कोई शब्द लेते हैं, सरगम लेते हैं, कुछ कुछ लेते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली खां साहब आकार से ही सिखाते थे, आकार से ही गाते थे। तो आकार से गाना ये बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद में अनोखे राग पेश करना कि जो राग उस टाइम अनसुने हैं, अछोप राग या अनवट राग बोलते हैं। अनवट राग। तो अनवट रागों का सिलसिला खां साहब ने ही शुरू किया। जय जगत जननी माई, जय जगत जननी, जय जगत जननी माई, जय जगत जननी माई, देवी दुर्गे संत ऋषि पालनी, संत ऋषि पालनी, कमलासनी कमल लोचनी, जय दे अभय दे वर दे भवानी, जय जगत जननी जय जगत
जगत जननी जय जगत जननी जय जगत जननी माये जय जगत जननी जगत जननी जगत जननी आलाप जब हम करते हैं, आलाप के बाद में बोल में भी आलाप करने हैं। तो जैसे देवो देवो सतसंग श्री रंग बाबा गंग देवो देवो, अलग राग, यानी कि जो आज तक सुने नहीं हैं या कम सुने हैं, वो रागों में उनका काम इतना बेहतरीन चलता था कि सब लोग भौचक के रहते थे कि ये गा कैसे रहे हैं, ये राग की ये शक्ल ऐसे कैसे है। इसीलिए तो उन्हें महर्षि क्या है, उन्होंने अपने चिंतन से ये सब बनाया था बिल्कुल पंडित जी। बिल्कुल, चिंतन और उनका जो रियाज था, तो उससे ये उन्होंने बनाया और इसी से उन्होंने ख्याति प्राप्त की। और जब उनके शिष्य बाहर जब गाने लगे तो उनकी ख्याति और भी बढ़ गई। जैसे उनके शिष्यों में केसरबाई केरकर जी थे बहुत जबरदस्त और नाम है। मोगूबाई जी, और उनके पुत्र थे मंजी खां साहब। तो ये सब लोग जब गाते थे तब उनका जो सिस्टम है, वो सिस्टम को सब लोग नतमस्तक हो गए। ऐसे उनके घर के नीचे से अगर कोई जा रहा हो और वो झुकते झुकते जा रहा हो, अगर उसको पूछा जाए कि भाई क्यों झुके हो, तो वो बोलता था कि ये झुकने की जगह है, इसके लिए हम झुक रहे हैं। तो ये बहुत ही उनका एक दबदबा था, जिसको बोलते हैं कि सब लोग अगर खां साहब आ गए, इसका मतलब चरण स्पर्श। किशोरी जी ने ये बदलाव किए। क्या होता है कि जब हम गाना सीखते हैं तो कंटेम्परेरी सभी आपको मालूम होना चाहिए जी। तो ये किशोरी जी ने हमको सिखाया कि जयपुर घराने का जब राग हो तो जयपुर घराने की स्टाइल से गाओ, और जब पारंपरिक राग हो तो
वो अलग स्टाइल से आप गा सकते तो आप कहना चाहते हैं कि परंपरा और कॉन्टेम्प्ररी को मिक्स करके चलते हैं? असल में आप अगर किसी भी बुजुर्ग को पूछेंगे तो वो यही बताएगा कि सभी की स्टाइल्स जो है उसका स्टडी करके जो अपने पिंड का के जैसे है, सभी का कॉपी नहीं करना है, लेकिन विचार जो है आपके विचार में वो सब विचार लेके आपको जाना चाहिए। यानी कि कभी कभी जैसे सितार बजती हैं तो सितार के अंग से भी आलाप होते हैं, सारंगी बजती हैं तो सारंगी के अंग से भी आलाप होते हैं, कभी कभी हम शब्दों से आलाप करते हैं, कभी कभी हम आकार से भी आलाप करते हैं। तो ये एक स्टूडेंट को आज के ज़माने में, मैं 100 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, आज के ज़माने के हिसाब से जाना चाहिए। ये रे माँ पिया बिन नाही चैन, ये रे माँ पिया बिन नाही चैन, ये रे माँ पिया बिन नाही चैन, कैसे करूँ मैं मन समझाऊँ, ये रे माँ पिया बिन नाही चैन। लाख जतन कर समझ न पाऊं, लाख जतन कर समझ न पाऊं, जो पिया आवे तो सुख पाऊं, ये रे माँ पिया बिन नाही चैन। ये रे माँ ये रे पिया बिन नाही चैन, कैसे करूँ मैं मन समझाऊँ, ये रे माँ पिया बिन नाही चैन, नाही चैन, नाही चैन। मैं बहुत भाग्यशाली रही हूँ। आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू बी born in a family of musicians and born to a father who had the training in the Jaipur Atrauli Gharana from the pioneer of Jaipur Atrauli Gharana, Ustad Aladia Khan Sahab, and his son, Ustad Ghurji Khan Sahab. So whatever what we call as principles of the Gharana were passed on to him, came from the official source. घराना एक स्कूल ऑफ थॉट होता है, इट इज़ अ डिसिप्लिन। और कई घराने हमारे यहाँ प्रचलित हैं। उसके पहले बानियाँ थी, शिव शंकर महादेव, शिव शंकर महादेव, शिव शंकर महादेव।
शंकर महादेव, शिव शंकर महादेव। शिव शंकर महादेव। शिव शंकर महादेव, शिव शंकर महादेव। शिव शंकर महादेव, जटाजूट त्रिनेत्रन सुंदर, अंग विभूति रमाये, शिव शंकर महादेव। गिरिजापति पशुपति उमापति, गले रुंड माला विराजे, व्याघ्रांबर सोहे, शिव शंकर महादेव। शिव शंकर, शिव शंकर, शिव शंकर शिव शंकर महादेव, शिव शंकर महादेव, महादेव, महादेव। जयपुर अतरौली घराने की गायकी जो मेरे पिताजी ने सीखी, उससे पहले उनकी ट्रेनिंग पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी से हुई थी। उनके बचपन में उन्होंने उनके महाविद्यालय में प्रवेश लिया था और उनसे तालीम प्राप्त की थी। सौभाग्यवश ये हुआ कि जयपुर अतरौली घराने की उनकी जो गंडाबंद शागिर्द होने के बाद तालीम शुरू हो गई, वो तालीम ग्वालियर घराने के पलुस्कर जी की तालीम से बहुत हटके नहीं थी। बेसिकली जो आवाज़ तैयार करने का तरीका था वो पलुस्कर जी का जो था, जिससे आवाज़ ताउम्र ऑल योर लाइफ कम से कम 2.5 तक आसानी से चली जाए, आवाज़ में आकार हो, और वो आकार भद्दा नहीं परंतु एक संगमरमर के स्तंभ के जैसा, स्पर्श के लिए मुलायम परंतु अंदर से अपनी ताकत का अनुभव देने वाला। ये जो खासियत जयपुर अतरौली घराने की गायकी में अल्लादिया खान साहब ने लाई थी, वो कहीं ना कहीं उसकी बुनियाद पलुस्कर जी के वोकल ट्रेनिंग में थी।
गाने को एनालाइज करना, ये भी एक बहुत शक्ति है। राग को एनालाइज करना, बंदिश को एनालाइज करना और उसकी गायकी को एनालाइज करना, ये तीनों एनालिसिस अगर आपके पास है तो फिर कोई भी गाना आपके लिए मुश्किल नहीं है। न किसी प्रकार का गाना, ठुमरी भी इम्पॉसिबल नहीं है, गज़ल भी इम्पॉसिबल नहीं है, शास्त्रीय संगीत भी इम्पॉसिबल नहीं है। अमानत हमारे पास सौंपी गई है हमारे गुरुओं के द्वारा, बंदिश है। मेरे गुरु कहते थे, जसदनवार साहब कहते थे, बाबा तुमको हमने नक्शा दे दिया है, अब रास्ता तय करना तुम्हारा काम है। तो ये जो बात है, ये जो सेंटेंस है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। रास्ता तय करना तुम्हारा काम है, नक्शा मैंने दे दिया है। तो ये हर गुरु का काम होता है, और उन्होंने मुझे जो किया है मेरे बारे में, वो आगे ले जाना मेरा काम है। क्योंकि हमारे यहाँ जो ऋण माना गया है हमारी संस्कृति में, एक माता पिता का ऋण, गुरु का ऋण, समाज का ऋण। तो गुरु के ऋण में तो हम हमेशा ही रहते हैं। आप कितना भी उनको फीस दे दो, फिर भी उनका ऋण हमारे सर से हटता नहीं है। तो उस ऋण से उतारने के लिए हमारा एक ही कर्तव्य बनता है कि हमें जो मिला है उसे आगे की पीढ़ी को सौंप दें। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ कि अच्छे अच्छे गुरुओं से मुझे ग्वालियर, आगरा और जयपुर घराने की गायकी सीखने का मौका मिला। भगवान की कृपा है कि इतनी 3 प्रकार की गायकी सीखने को मिलना और वो पेश करने के लिए अवसर मिलना। तो इसलिए मैं भगवान के शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज तक मैं वो गायकी पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 घराने का जब मिलाप होता है गायकी में, तो मेरे ख्याल से कि एक जब मैं विचार करता हूँ कि मेरे गाने में क्या क्या है, पर्सनली मेरे गाने में मैं बोल सकता हूँ कि आलापी जब होती है तो अब स्वरों की क्रमवार बढ़त, जो किराना घराने में ज़्यादा अच्छी तरह से गायक लोग दिखाते हैं, तो वो जो बात है वो मुझे बहुत पसंद आती है। तो जिन रागों में स्वरों की क्रमवार बढ़त हो सकती है, उसमें मैं आलापी में किराना घराने को ही फॉलो करता हूँ, जो मैं सीखा नहीं हूँ लेकिन सुना बहुत हूँ। स्वरों के प्रति उनका जो प्यार है, उनका जो पॉइंटेड स्वर लगाव है, आवाज़ लगाव में एक जो मधुरता लाने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ें मुझे भाती है। तो मेरे आलापी पे थोड़ा सा उनका प्रभाव भी ज़्यादा होता है। लेकिन गायकी जब मैं गाता हूँ तब उसमें राग स्वरूप, स्वरोच्चार, स्वर लगाव, ये सब चीज़ें ग्वालियर घराने की, आगरा घराने की जो खासियत है वो मेरे गायकी में आती है। अगर बोल बनाव की बात हम करेंगे तो उसमें आगरा घराने का प्रभाव ज़्यादा आता है, क्योंकि आगरा घराने में बोल बनाव का काम बहुत अच्छा हुआ। अगर तान के बारे में बात करेंगे तो जयपुर घराने की तान मुझे बहुत पसंद है। उसमें उन्होंने तान का जो विचार किया है वो बहुत ही जिसको बोलते हैं कि सूक्ष्म है, और उसमें बल पेच युक्त तान, विविध लयकारी की तान, विविध वज़न की तान, ये जयपुर में से मैंने अपने गायकी में लाने की कोशिश की है। लेकिन उसके साथ मैं ग्वालियर की सीधी तानें भी लेता हूँ, जो सरल तानें होती है। आगरा की विशिष्ट वज़न की जो तानें हैं, डबल डबल स्वर की तानें जो है, वो भी मैं कोशिश करता हूँ। तो सब गुरुओं की कृपा है कि ये अलग अलग घराने की गायकी का दर्शन उन्होंने उनके गाने में से हमको दिखाया, और उसमें से कुछ लेने की कोशिश हम कर रहे हैं। और इसलिए 3 घराने का जो कॉम्बिनेशन होता है, तो उसमें डेलिबरेटली ऐसी कुछ चीज़ होती नहीं है। जब जब जो अच्छा है वो अपने आप आ जाता है और गायकी बनते जाती है, और वैसे ही गायकी आज तक चल रही है। लोगों ने उसको सराहा है और लोग प्यार से मुझे बुला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब उस गायकी का ही यश है, ना कि राम देशपांडे का यश है। लेकिन वो जो गायकी हम सीखे गुरुओं से, वो हम लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। इसके लिए मैं गुरुओं को और भगवान को थैंक यू बोलूँगा कि मैं ये कर पा रहा हूँ।
और वो जो ट्रैवल है वो अभी भी चल रहा है। जैसे कलाकार कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छा उनको दिखता है और उसके पीछे ही वो रहते हैं कि ये अभी तक आया नहीं है। तो उसी ट्रैवल में हमारा भी गाना चल रहा है। जो जो नेत्र
और घरानेदार गायकी भी सुनने वाले लोग हैं। लेकिन जब मैं ऑडियंस की जब बात होती है, श्रोताओं की बात होती है, तो उसमें मिक्स लोग रहते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं कि मुझे ये गाना बजाना कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। उनको ये कुछ लेना देना नहीं कि ये ग्वालियर है कि आगरा है कि जयपुर है या किराना है, घराने की कुछ बात नहीं है। लेकिन उनको गाना बजाना अच्छा लगता है, कान को अच्छा लग गया, अच्छा है। ऐसे भी सुनने वाले बहुत लोग हैं। दूसरी बात है कि घराने की कुछ बातें सुनने वाले लोग हैं। किसी को ग्वालियर घराने का गाना बहुत अच्छा लगता है, तो फिर वो ग्वालियर के अंग का अगर दिखाए तो वो खुश हो जाता है। कोई आगरा घराने का फैन होता है, जब हम बोल बनाव करेंगे, बोलों की तिहाइयाँ लेंगे तो वो खुश हो जाते हैं। कुछ लोग तान सुनने वाले लोग हैं, जिसमें अलग अलग ताने, कोई प्रकार, जयपुर के तान प्रकार अगर उसमें आ गए, जैसे पंडित निवृत्ति बुआ सरनाईक की ताने होती थी, बलपे चुकता, रजब अली खां साहब के परंपरा से, तो ऐसे कुछ तान सुनाए तो कुछ लोग वो सुन के खुश हो जाते हैं। कुछ लोग तान, सरगम, इस पर खुश हो जाते हैं। सरगम में आज कितना काम हो रहा है, तो सरगम भी लोगों को अच्छा लगता है। तो अलग अलग सुनने वाले लोग हैं, और हमारे गायकी में जितना कुछ बातें आ सके उतने हम ला सकते हैं और लोगों को खुश कर सकते हैं। और बेसिकली ये सब टेक्निकल बातें सब होने के बाद भी कला एक अलग चीज़ है कि जो गाना बजाना अच्छा लगना चाहिए और उसमें एक म्यूज़िक होना चाहिए, संगीत होना चाहिए, क्योंकि संगीत आनंद के लिए है और वो आनंद होना बहुत ज़रूरी है। सगरी रतिया पिया मोरे छेड़, सगरी रतिया पिया मोरे छेड़, सगरी रतिया पिया मोरे छेड़, सगरी रतिया ना सगरी रतिया पिया मोरे छेड़, सगरी रतिया पिया मोरे छेड़, बिनती करता मैं तो हारी भैया मुरगा, भैया मुरगा, भैया मुरगा।
In sync, music to experience.